हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी रिश्तों में शक भाग 13। अभी तक हमने पढ़ा कि नैतिक का अब एक ही मकसद था, साहिल की पत्नी से मिलना और उसकी और संजना की पुरानी जिंदगी को जानना। अब आगे नैतिक ने साहिल के ऑफिस में सेंध लगाई, उसके मित्रों के साथ हमजोली बनने का नाटक भी किया, जगह जगह साहिल का पीछा भी किया, उससे संबंधित हर एक कागजात की तह में पहुंचने का असफल प्रयास भी किया, यानी हर वो कोशिश की जिससे उसे साहिल की पूर्व पत्नी की जानकारी मिल सके, लेकिन सब बेकार सिद्ध हुआ। साहिल के जीवन की किताब सभी के लिए एकदम बंद सी थी। थक हार कर अब उसे एकमात्र ही विकल्प दिख रहा था, वो थी संजना। क्यों ना संजना से ही साहिल की पिछली जिंदगी के बारे में जिक्र किया जाए। हाँ, ये ही ठीक रहेगा, उसने मन बना लिया। हालांकि वो आश्वस्त भी था कि संजना को साहिल की शादी और तलाक के बारे में जानकारी होगी ही नहीं। रात को दोनों अपने अपने ऑफिस के किस्से एक दूसरे से साझा कर रहे थे कि अचानक से नैतिक को मौका मिल ही गया। किसी बात पर जैसे ही साहिल का जिक्र आया, नैतिक तपाक से पूछ बैठा, ऑफिस में साहिल तुमसे सीनियर है? नहीं, कभी सीनियर थे, लेकिन आज वो और मैं दोनों एक ही पद पर काम करते हैं और हम लोगों को सम्मिलित रूप से ही सारे असाइनमेंट मिलते भी हैं। क्यों? नैतिक ने आश्चर्य प्रकट किया। क्योंकि साहिल और मेरा कार्य संबंधित क्षेत्र एक ही है। मेरा दिमाग और साहिल की मेहनत किसी भी असाइनमेंट को पूरा करने के लिए सोने पर सुहागा का काम करती है। साहिल बहुत ही मेहनती है और उनकी काम पर भी अच्छी पकड़ है। संजना साहिल की काबिलियत बयां कर रही थी, जो कि नैतिक को अखर रही थी। उसने बात काटी, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम और साहिल एक दूसरे को कब से जानते हो? संजना खिलखिलाई और बोली, असल में साहिल और मैं दोनों ही बचपन के बहुत अच्छे मित्र हैं। हम लोगों ने स्कूलिंग साथ साथ की है। उसके बाद प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए साहिल शहर से बाहर चला गया और मैंने यहीं रह करके दूसरे कोर्स में दाखिला ले लिया। हम दोनों का विषय भी एक ही था, लेकिन उसे बाहर जाकर पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता था और क्योंकि मैं एक लड़की थी तो मेरे बाहर जाकर पढ़ने में कई बाधाएं थी, सो मैं बाहर नहीं जा सकी। लेकिन मैंने भी उसी विषय में महारत हासिल की जिसमें साहिल ने पढ़ाई पूरी की है। फिर तुम्हारी मुलाकात कब हुई? नैतिक ने पुनः पूछा। जब वो यहाँ से बाहर चला गया था, उसके बाद मेरी और उसकी कोई बात नहीं हुई। मुझे ये तक नहीं पता था कि वो किस शहर में है। जब मेरी आपसे शादी की बात चल ही रही थी, उसके कुछ दिन पहले ही वो यहाँ आया था। उसने मुझे बधाई दी, शादी में आने का वादा किया और उसे पूरा भी किया। ओके, क्या तुम साहिल की बीती जिंदगी के बारे में भी कुछ जानती हो? नैतिक ने पासा फेंक ही दिया। बीती जिंदगी से तुम्हारा क्या मतलब है? संजना ने बगैर किसी टाल मटोल के नैतिक के दिल की बात पूछनी चाहिए। मतलब उसकी शादीशुदा लाइफ के बारे में तुम्हें कुछ भी पता है? मसलन उसकी पत्नी कौन है, कैसी है, कहाँ रहती है, वगैरह वगैरह। ये प्रश्न पूछते ही नैतिक के दिल की धड़कन कुछ तेज सी हो गई। उसे लगा कि ये प्रश्न सुनते ही संजना या तो निरुत्तर हो जाएगी या उससे बात करना बंद कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। संजना ने तपाक से उत्तर दिया, हाँ, मुझे उसकी शादी के बारे में भी पता है। नैतिक ने तुरंत उसकी बात काटी। क्या पता है तुम्हें उसके बारे में? वो शादीशुदा है। नहीं, संजना ने फौरन जवाब दिया, वो एक तलाकशुदा व्यक्ति है। ये बात सुनते ही नैतिक ने आगे कहा, अच्छा, यानी कि तुम्हें पता है कि साहिल की शादी मात्र कुछ माह ही चल पाई थी। उसके तुरंत बाद उसकी पत्नी ने उसे तलाक दे दिया था। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? तुमको तो पता ही होगा। नैतिक का ये प्रश्न कुछ हास्यास्पद सा था, लेकिन ये प्रश्न सुनते ही संजना कुछ देर के लिए चुप हो गई। या तो उसके मन मस्तिष्क में कुछ चल रहा था, या वो इस बात का उत्तर नहीं जानती थी, या जानते हुए भी देना नहीं चाहती थी। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? संजना को शांत देखकर नैतिक ने चुटकी ली। ये प्रश्न अगर तुम साहिल से ही पूछो तभी ठीक है। संजना ने चादर तानते हुए कहा। शायद वो इस विषय को यहीं पर विराम देने के मूड में आ चुकी थी। क्यों? तुमसे क्यों नहीं?
वो तो तुम्हारे बचपन का दोस्त है, किसी को भले ही नहीं, लेकिन उसने तुमसे तो ये बात जरूर साझा की होगी। जब आप ये बात जानते हैं कि उसने ये बात मुझसे ही साझा की होगी, किसी और से नहीं, तो क्यों आवश्यक है कि मैं उसकी इस मर्यादा का मान ना रखूं? मुझे अगर ये बात पता भी है तो मुझे इसमें आपको सम्मिलित नहीं करना चाहिए, क्योंकि मित्रता की मर्यादा की भी एक सीमा होती है, जिसका ख्याल एक मित्र को रखना भी चाहिए। ओके ठीक है, मत बताओ, लेकिन उसकी तलाकशुदा पत्नी इस वक्त कहाँ रहती है? ये एक बेवकूफ़ी भरा प्रश्न नैतिक एक बार फिर पूछ चुका था। इस प्रश्न पर संजना ने नैतिक को ऐसे घूरा मानो अभी उसे खा ही जाएगी। आपको साहिल की बीती हुई जिंदगी में क्या इंटरेस्ट है? संजना ने आंखें तर्रेरते हुए कहा। ये पहली बार था जब संजना ने नैतिक की किसी बात का प्रतिकार किया था, वो भी साहिल की बात पर। नैतिक को कुछ शर्मिंदगी सी महसूस हुई। उसे अब आभास हुआ कि उसका प्रश्न कितना अव्यवहारिक था। उसने बात को वहीं खत्म किया और चादर तान कर लेट गया। संजना ने भी एक लंबी सी सांस ली और माथे की शिकन को आराम दिया। नैतिक के जासूस अब इस काम पर एक बार फिर से सक्रिय हो चुके थे और उसकी मेहनत को आज मुकाम भी मिल चुका था। एक फोन कॉल ने नैतिक के मन की इच्छा को पूरा भी कर दिया। शायद। सर, एक अच्छी खबर है। इस आवाज में खुशी झलक रही थी। क्या? आपकी खोज पूरी हो चुकी है। गुड। क्या कुछ पता चला? जी, साहिल की तलाकशुदा पत्नी के बारे में सारी जानकारी मैं पता कर चुका हूँ। वेरी गुड। कौन है वो? कहाँ रहती है? सर, उसका नाम भावना है और वो इस वक्त एक आईटी कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत है, जो कि काठमांडू में स्थित है। ओके, कंपनी का नाम बताओ। कंपनी का नाम है सॉल्यूशंस लिमिटेड। जासूस का काम पूरा हो चुका था। ओके, सॉल्यूशंस लिमिटेड और पत्नी का नाम है भावना। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब मेरा काम चालू होता है, कहते हुए नैतिक ने फोन काट दिया। अब उसे सुकून था। जो जानकारी वो जानना चाहता था वो उसके पास थी। अब उसे विश्वास था कि साहिल और संजना की मित्रता के पीछे जो भी गहरा राज है, उसका पता उसे अब चल ही जाएगा। रात के वक्त नैतिक अपना बैग और बैगेज लगा रहा था। क्या बात है, कहीं बाहर जा रही हो? संजना ने पूछा। हाँ, एक सप्ताह के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, नैतिक का सीधा सा उत्तर था। एक सप्ताह के लिए बाहर? क्या कोई ऑफिशियल काम है? संजना ने पूछा। नहीं, ऑफिशियल नहीं है, किसी पर्सनल काम से जा रहा हूँ। नैतिक एक बार फिर से सीधा सा उत्तर देता है। अब ये बात इतनी छोटी नहीं थी। जिस काम के लिए नैतिक बाहर जा रहा था, क्या वो इतना पर्सनल था कि उसकी जानकारी अपनी पत्नी को भी नहीं दी जा सकती थी? नैतिक, संजना ने एक बार फिर से जोर देकर पूछा, क्या काम इतना पर्सनल है कि इसकी जानकारी मुझे भी नहीं दे सकते हो? हाँ, यही समझ लो। नैतिक का ये उत्तर संजना को परेशान करने के लिए काफी था। यही समझ लो मतलब? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, अधिकार है मेरा ये जानना कि तुम कहाँ जा रहे हो। था मतलब तुम्हारा अधिकार था, लेकिन अब तुम ये अधिकार खो चुकी हो। नैतिक का उत्तर वाकई हतप्रभ करने वाला ही था। खो चुकी हूँ? क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मैं ये अधिकार खो चुकी हूँ? संजना ने दुखी होकर पूछा। ये अपने दिल से ही पूछो। फिलहाल मैं मन से परेशान हूँ, तुम जानती भी हो क्यों, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। ये तुम्हारी मजबूरी है। वैसे ही यहाँ से कुछ दिनों के लिए शांत माहौल में जाना मेरी भी मजबूरी है। आज मुझे जाने दो, वापस आऊँगा तो तुमको बता दूंगा कहाँ गया था। नैतिक एक सांस में बोलता चला गया। मतलब मैं ही हूँ जो तुम्हारे मन को अशांत करती हूँ, तुम्हारी शांति में बाधक हूँ। संजना चिढ़-सी गई थी। मैंने तो ऐसा नहीं कहा, नैतिक ने स्पष्ट किया। तो मुझसे दूर जाने का मतलब क्या है? यही तो मतलब है। संजना ने अपना पक्ष रखा। अब तुम जैसा समझो, ये तुम्हारी सोच है, मेरी नहीं। अजीब तरह के उत्तर दे रहा था नैतिक। ना तो वो कुछ स्पष्ट कह रहा था, ना ही स्पष्ट कहना चाह रहा था। संजना के दिलो दिमाग में भी कई प्रश्न अब जन्म लेने लगे थे। नैतिक किसी बात में ईमानदारी से परी उत्तर दे ही नहीं रहा था। वो जो कुछ भी पूछ रही थी, उसे ना जाने कहाँ ले जाकर वो उसे घुमाने की कोशिश कर रहा था।
अब चूंकि उसे किसी भी बात का उत्तर मिल ही नहीं रहा था, सो उसने इस बात को यहीं पर विराम दे दिया और चादर ओढ़ करके सोने की कोशिश करने लगी। सुबह करीब 7 बजे संजना जागी। वो हैरान थी क्योंकि उसके बगल में नैतिक नहीं था। अचानक से वो बिस्तर से उठी और नैतिक, तुम कहाँ हो? नैतिक, नैतिक कहते हुए पूरे घर में नैतिक को तलाशने लगी, लेकिन उसकी इस बात का कोई भी उत्तर उसे नहीं मिला। दरवाजे का मुख्य द्वार ढका हुआ लेकिन बाहर से खुला हुआ था, यानी कि स्पष्ट था कि नैतिक बगैर उसे बताए घर से बाहर निकल चुका था, वो भी इतनी भोर। संजना को ये बात अब चुभ गई। कल तक जो नैतिक उससे बात करता था, भले ही कुछ कम, उसके साथ एक मित्र की तरह पेश आता था, भले ही आंशिक कमी के साथ, लेकिन बगैर बताए एकदम से घर से निकल जाना ये पीड़ादायी था। शादी के बाद ये पहला मौका था कि उसने इतना बड़ा कदम स्वयं उठाया था, बगैर संजना को अपने निर्णय में शामिल किए। इस बात की संजना ने कभी कल्पना तक नहीं की थी। उसने फौरन मोबाइल उठाया और नैतिक को लगा दिया। हालांकि उसे मोबाइल के उठने की उम्मीद कम ही थी। कई बार मोबाइल की घंटी बजी, लेकिन जैसा संजना जानती थी, उसे की गई कॉल का कोई भी उत्तर नहीं मिला। थोड़ी देर तक तो रिंग जाती रही, उसके बाद कॉल फॉरवर्ड पर लग चुकी थी, यानी जो भी कॉल संजना कर रही थी वो सिर्फ एक मैसेज छोड़ करके कट जाती थी। आपकी कॉल फॉरवर्ड की जा रही है। अब आगे फोन लगाने से कोई फायदा नहीं था, लेकिन अब चिंता की लकीरें संजना के माथे पर दिखने लगी थी। उसका मन सशंकित सा होने लगा था कि आखिर नैतिक कहाँ गया होगा। फिर उसके दिमाग में अचानक से नैतिक के द्वारा पूछा गया प्रश्न कौंध गया। साहिल की पत्नी कहाँ रहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नैतिक के दिलो दिमाग में कोई ऐसी वैसी बात चल रही हो और वो साहिल की पत्नी से अपनी शंका का समाधान करना चाहता हो? संजना सोच रही थी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो तो उसने ऐसे ही पूछ लिया होगा। अपने विचारों को खुद ही संभालते हुए उसने अपनी सोच पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, क्योंकि नैतिक भले ही संजना को शक के दायरे में रखता था, लेकिन संजना का दिल नैतिक के लिए उतना ही विशाल था, जिसमें कहीं भी शक की कोई गुंजाइश थी ही नहीं। अपनी आशंकाओं को दिमाग के कोने में बंद करके संजना ऑफिस के लिए निकल गई। उसका मन परेशान जरूर था, लेकिन उसकी उम्मीद अभी धूमिल नहीं हुई थी। उसे विश्वास था कि शाम के वक्त जब वो नैतिक को फोन करेगी तो नैतिक उसका फोन जरूर उठाएगा, और उसे तो ये भी उम्मीद थी कि शाम होने से पहले ही नैतिक जब उसकी कॉल देखेगा तो पहले ही उसे मोबाइल करके अपनी लोकेशन से अवगत करा देगा। या हो सकता है सुबह सुबह वो मेरी नींद डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसीलिए बगैर बताए वो चला गया होगा। इन्हीं कश्मकशों के साथ संजना ऑफिस पहुंच गई। सारे स्टाफ ने उठकर उसका अभिवादन किया, लेकिन संजना अभिवादन का उस उत्साहजनक तरीके से उत्तर ना दे सकी जैसा कि वो प्राय दिया करती थी। ये बात कहीं ना कहीं घूमते हुए साहिल तक पहुंच ही गई। थोड़ी देर में साहिल संजना के सामने उपस्थित था। क्या बात है संजना, आज स्टाफ कह रहा था कि तुम्हारा चेहरा कुछ मुरझाया हुआ है। और क्या कह रहा था? मैं तो देख ही रहा हूँ कि तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। साहिल, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूं ही। संजना ने साहिल से अपना दर्द छिपाना चाहा। अच्छा, अब आप अपने मित्र से भी अपने दिल का हाल छुपाने लगे। साहिल ने बात बढ़ाई। क्या हुआ? फिर से नैतिक ने कुछ कहा? नहीं, नैतिक क्या कहेगा, जब होगा तब कहेगा ना, संजना बुदबुदाई। जब होगा का क्या मतलब? साहिल ने प्रश्नवाचक निगाहों से संजना की तरफ देखा। नैतिक मुझे बगैर बताए शहर के बाहर चले गए हैं। बाहर? तुम्हें बगैर बताए? कोई विशेष कार्य से? मुझे कुछ नहीं बताया। मैं सुबह जब उठी तो मेरे बगल में नैतिक नहीं था, और उसके बाद से मैं उसको लगातार फोन मिला रही हूँ। उसने मेरा फोन भी फॉरवर्ड पर लगा दिया। अब उससे मेरा कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। संजना ने विस्तार से बात बता दी। अब ऐसे में मूड तो खराब हो ही जाता है ना। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। चलो, जो मदद होगी मैं करूँगा। फिलहाल तुम कॉफी पियो और टेंशन खत्म करो। गरम कॉफी आगे बढ़ाते साहिल ने संजना को ढांढस बंधाया। साहिल ने एक बार फिर अपनी दोस्ती का हक अदा किया। साहिल, तुम वाकई बहुत अच्छे हो। हाँ, वो तो मैं हूँ। साहिल मुस्कुरा दिया।
काठमांडू की वादियां सुबह के करीब 12 बज रहे होंगे। हिमालय की चोटियां सूरज की किरणों का स्पर्श पाकर और भी चमकदार लग रही थी। पर्वतमालाएं महक सी रही थी और उसके नीचे बहती कल कल करती नदी नैतिक के स्वागत के लिए मानो अटखेलियां सी ले रही थी। नैतिक ने काठमांडू में अच्छा सा होटल लिया। होटल के कमरे में बैठा वो चाय की चुस्कियां ले रहा था। सामने उसके विशाल पर्वत श्रृंखला फैली हुई थी। एक स्वर्गीय आनंद की अनुभूति वहां से हो रही थी, लेकिन ना जाने क्यों ये अनुभूति नैतिक के नसीब में नहीं थी। उसका मन बेचैन था। वो जल्द से जल्द साहिल की धर्मपत्नी से मिलना चाहता था। शाम के करीब 4 बजे नैतिक सॉल्यूशंस लिमिटेड कंपनी के मुख्य द्वार पर खड़ा था। उसने मुख्य द्वार पर बैठे स्वागत अधिकारी से भावना के बारे में पूछा कि अभी वो उपलब्ध है भी या नहीं, मुझे उनसे मिलना है। स्वागत अधिकारी ने नैतिक की समस्त जानकारी लेकर भावना जी तक संदेश पहुंचा दिया। थोड़ी देर में भावना का स्वागत अधिकारी के पास निर्देश आया कि नैतिक से कहें कि वो कल सुबह ऑफिस में आकर मुझसे मिल सकते हैं। ये बात स्वागत अधिकारी ने नैतिक को कह दी। नैतिक के लिए ये रात काटना मुश्किल हो रही थी, क्योंकि वो जल्द से जल्द भावना से मिलकर अपने दिल की बेचैनी शांत करना चाहता था, लेकिन उसकी मजबूरी थी। अब वो वापस अपने कमरे में होटल में आ चुका था। रात करीब 10 बजे होंगे। उसके मोबाइल पर एक कॉल आती है। हेलो मिस्टर नैतिक, माई सेल्फ भावना। आज की कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 14 में। तब तक के लिए बनाए रखें अपना प्यार मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ के साथ। थैंक यू।